नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दुनिया में टेंशन हाई है और सियासत फुल ऑन ड्रामा मोड में। फ्रांस ने ईरान अमेरिका को समझाते हुए चेतावनी दी है कि अब भी नहीं संभले तो गल्फ जल उठेगा, इसलिए हॉर्मुज खोलो और तनाव घटाओ। उधर अमेरिका में होने वाली लेबनान शांति वार्ता से पहले ही मामला गर्म हो गया है। इधर देश में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। परिसीमन को लेकर एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार को फाइनल वार्निंग दे दी है। इन सब खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं 5 बड़ी खबरें। मैक्रो ने अमेरिका ईरान से की बात, गलतफहमी दूर करो, हॉर्मुज खोलो। लेबनान शांति वार्ता से पहले बोला इस्राइल, समस्या लेबनान नहीं हिजबुल्लाह है। स्पेन चीन के बीच दोस्ती हुई और ज्यादा मजबूत, जिनपिंग सांचेज की मुलाकात। परिसीमन पर सियासी संग्राम, स्टालिन की फाइनल वार्निंग, सड़कों पर उतरेंगे। नीतीश के इस्तीफे के बाद सम्राट के नाम पर मोहर, कल लेंगे सीएम पद की शपथ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ईरान इस्राइल दोनों से बात की है। मैक्रो ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों से बात की और दोनों से कहा कि गलतफहमियां दूर करो और तनाव मत बढ़ाओ। फ्रांस ने चेताया कि अगर हालात नहीं संभले तो पूरा का पूरा गल्फ इलाका फिर से जंग की आग में झुलस सकता है, इसलिए सबसे जरूरी है कि सीज फायर यानी युद्ध विराम का सख्ती से पालन हो और इसमें लेबनान को भी शामिल किया जाए। मैक्रो ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस अहम समुद्री रास्ते पर किसी भी तरह की रोक या टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो बातचीत का रास्ता तुरंत खुल सकता है और मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद जिंदा रह सकती है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत कर कहा कि इस्लामाबाद में हुई बातचीत इसलिए फेल हुई क्योंकि अमेरिका ने ज्यादा सख्त और एक तरफा रुख अपनाया। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि अमेरिका की गुडविल की कमी और ज्यादा से ज्यादा डिमांड की वजह से समझौता फाइनल नहीं हो पाया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि धमकियां, दबाव और सैन्य कार्रवाई अमेरिका की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाएंगी, कम नहीं करेंगी। साथ ही ईरान ने साफ किया कि अब वो बातचीत के जरिए हल चाहता है। पेजेश्कियान ने कहा कि डिप्लोमेसी ही एक रास्ता है, जंग नहीं। उन्होंने यूरोप से भी अपील की कि वो अमेरिका पर दबाव बनाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो सके। इस्राइल लेबनान के बीच अमेरिका में होने वाली शांति वार्ता से पहले ही इस्राइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने साफ कहा है कि लेबनान से हमारा कोई बड़ा विवाद नहीं है, असल समस्या तो हिजबुल्लाह है। वॉशिंगटन में होने वाली अहम बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार ने कहा कि इस्राइल शांति और सामान्य रिश्ते चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। उन्होंने दो टूक कहा कि इस्राइल की सुरक्षा और लेबनान की संप्रभुता दोनों के लिए खतरा एक ही है। हिजबुल्लाह दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में इस्राइल और लेबनान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इस्राएली हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। आज वॉशिंगटन में होने वाली ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि 1993 के बाद पहली बार दोनों देश आमने सामने बैठकर बात करेंगे। इस हाई लेवल मीटिंग में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे और दोनों देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने चीन दौरे के बाद कहा कि उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ बेहद अहम रही और इससे दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए हैं। स्पेन के पीएम ने साफ कहा कि आज की इस मुलाकात ने ये साबित कर दिया है कि स्पेन और चीन के बीच भरोसा और सहयोग पहले से ज्यादा गहरा हुआ है। ऐसे वक्त में जब दुनिया तेजी से अनिश्चितता की तरफ बढ़ रही है, स्पेन ने साफ कर दिया है कि वो संवाद, भरोसे और स्थिरता पर आधारित रिश्तों को ही आगे बढ़ाना चाहता है। पीएम सांचेज ने यूरोपीय संघ और चीन के रिश्तों पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्पेन चाहता है कि ईयू और चीन के बीच संबंध विश्वास और संतुलन पर टिके रहें ताकि वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनी रहे। ईरान इस्राइल जंग के बीच जहां दुनिया तेल संकट से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर ईरान से एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है। ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पकनेजाद ने दावा किया है कि जंग के बावजूद देश की तेल बिक्री फायदे में चल रही है। यानी जहां एक तरफ युद्ध की वजह से तबाही है, वहीं दूसरी तरफ तेल ईरान की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक मंत्री ने कहा कि इस कमाई का एक हिस्सा उस ऑयल इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने में लगाया जाएगा जो जंग में प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, पिछले महीने ईरानी कच्चे तेल की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। यानी कि साफ है कि वैश्विक तनाव और सप्लाई के डर ने कीमतें ऊपर तो धकेली और ईरान को इसका फायदा मिल गया। चीन ने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर टैरिफ बढ़ाए तो जवाब भी मिलेगा।
चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये आरोप पूरी तरह झूठे हैं कि चीन ने ईरान को कोई सैन्य मदद दी है। उन्होंने कहा कि ये खबरें पूरी तरह मनगढ़ंत है और इनका कोई भी आधार नहीं है। चीन ने साफ कहा कि अगर अमेरिका इन आरोपों के आधार पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला करता है तो चीन भी कड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। माओ निंग ने कहा कि चीन हमेशा हथियारों के निर्यात में बेहद सतर्क और जिम्मेदार रवैया अपनाता है और अपने कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सख्ती से पालन भी करता है। इटली ने इस्राएल के साथ अपने रक्षा समझौते तोड़ दिए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए उनकी सरकार ने इस्राएल के साथ रक्षा समझौते के ऑटोमेटिक रिन्यूअल को सस्पेंड कर दिया है। यानी अब दोनों देशों के बीच मिलिट्री उपकरणों के आदान प्रदान और रक्षा तकनीक पर होने वाला सहयोग फिलहाल रुक जाएगा। वेरोना में एक कार्यक्रम के दौरान मेलोनी ने बड़ा ऐलान किया और साफ संकेत दिया कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी पड़ रहा है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। स्टर्लिंग केस पर रिपोर्टिंग रोकने का आदेश, अब अदालत में होगी जंग। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी। परिसीमन पर सियासी संग्राम, स्टालिन की फाइनल वार्निंग। छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट में ब्लास्ट, 10 मजदूरों की मौत। वरिष्ठ पत्रकार सुचेता दलाल ने कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें स्टर्लिंग बायोटेक बैंक फ्रॉड केस से जुड़े कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया था। दरअसल मनोज केसरी चंद संदेशरा और उनके परिवार का नाम इस केस से जोड़ने वाली खबरों पर रोक लगाने के लिए सिविल जज ने 4 अप्रैल को एक तरफा आदेश दिया था। इस आदेश के तहत गूगल और मेटा को निर्देश दिया गया कि वे ऐसे सभी लिंक और कंटेंट को हटाएं जिसमें संदेशरा परिवार का नाम इस मामले में जुड़ा हुआ है। लेकिन अब पत्रकार सुचेता दलाल की कंपनी मनीवाइज मीडिया LLP ने इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि ये आदेश बहुत उलझा हुआ है जिसमें ये साफ नहीं बताया गया कि किस कंटेंट से मानहानि हुई है। मनीवाइज का कहना है कि उन्हें इस केस में पार्टी ही नहीं बनाया गया, फिर भी उनके आर्टिकल्स और एक YouTube वीडियो को हटाने का आदेश दे दिया गया। उन्हें तो इस बारे में तब पता चला जब YouTube से टेक डाउन नोटिस आया। याचिका में यह भी कहा गया है कि ये आदेश फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करता है और इससे मीडिया की रिपोर्टिंग पूरी तरह चोक हो सकती है। दिल्ली की 30 हाजिरी कोर्ट के जिला जज विनोद कुमार मीणा ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और अब अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। बिहार की राजनीति में आज बड़ा उलटफेर हो गया और सत्ता का चेहरा पूरी तरह बदल गया। एनडीए की अहम बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया और सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जानकारी के मुताबिक कल यानी कि बुधवार को उनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। आज दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इसके बाद 4 बजे एनडीए की बड़ी बैठक विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई जहां आखिरकार सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग गई। नीतीश के इस्तीफे को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर उन लोगों की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नीतीश अब उस विचारधारा को मौका दे रहे हैं जो नाथूराम गोडसे से जुड़ी हुई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में बनने वाली नई सरकार जनता की पसंद नहीं होगी बल्कि बाहर से तय की जाएगी। उनका कहना है कि असल में बिहार अब गुजरात से चलाया जाएगा। जिन लोगों ने कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया आज उन्हीं को सत्ता में बैठाया जा रहा है। नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के समर्थन में राहुल गांधी ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि नोएडा का मजदूर अगर 20,000 रुपए सैलरी मांग रहा है तो ये कोई लालच नहीं बल्कि उसका हक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा कि नोएडा की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो मजदूरों की आखिरी चीख है जिसे लंबे समय से अनसुना किया जा रहा था। उन्होंने मजदूरों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ 12,000 रुपए महीने की सैलरी और दूसरी तरफ 4 से 7,000 रुपए तक का किराया, ऊपर से मामूली सैलरी बढ़ोतरी, लेकिन महंगाई और किराया उससे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। राहुल ने सवाल उठाया कि जो मजदूर 12-12 घंटे काम करता है और फिर भी बच्चों की फीस कर्ज लेकर भरता है, क्या उसकी मांग गलत है? उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मजदूर देश की रीढ़ है उसे ही आज बोझ समझा जा रहा है। परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार को सीधी धमकी दी है कि अगर इस प्रक्रिया से तमिलनाडु का जरा सा भी नुकसान हुआ या उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा राजनीतिक ताकत मिली तो तमिलनाडु चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र बिना पारदर्शिता और बिना राज्यों से सलाह किए एक बड़ा फैसला थोपना चाहता है। स्टालिन का दावा है कि संसद का विशेष सत्र भी जल्दबाजी में बुलाया गया है ताकि बिना बहस के संविधान संशोधन पास किया जा सके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तमिलनाडु के हक पर चोट हुई तो हर परिवार सड़कों पर उतरेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि राज्यों के अधिकार और संघीय ढांचे की लड़ाई है। स्टालिन का कहना है कि तमिलनाडु लड़ेगा और जीतेगा भी।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बड़ा सुझाव दिया है। रेवंत रेड्डी ने साफ कहा है कि लोकसभा सीट बढ़ाने जैसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते, बल्कि पूरे देश में सहमति बननी चाहिए। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का सुझाव देते हुए कहा कि सीटों का विस्तार हो, लेकिन संतुलन भी बना रहे। सबसे अहम बात, रेवंत रेड्डी ने महिला आरक्षण को सीट बढ़ोतरी से जोड़ने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि महिलाओं को 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, इसे परिसीमन या सीट बढ़ाने से जोड़ा ना जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम से मांग की है कि जल्द से जल्द ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें सभी राज्यों और दलों की राय भी ली जाए। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे अचानक बॉयलर फट गया और देखते ही देखते पूरा इलाका धमाके से दहल उठा। उस वक्त प्लांट में रोज की तरह काम चल रहा था। खबर बनाए जाने तक इस भीषण हादसे में अब तक 10 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 30 से 40 मजदूर गंभीर बताए जा रहे हैं। कई मजदूर तो 80% तक जल चुके हैं और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। घायलों को तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, दमकल और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बॉयलर की ट्यूब फटने से यह बड़ा धमाका हुआ। उधर प्लांट के बाहर परिजनों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। लोग अपने घायल रिश्तेदारों से मिलने की मांग कर रहे हैं और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।